हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम कर रहे हैं 7th डे ऑफ मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th की शुरुआत। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, हीट पंप के बारे में। और फिर हम एक बहुत ही आइडियल तरीके के हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं कार्नोट इंजन। एंड देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। हमारी जो सीरीज़ है इसका टारगेट क्या है, हम लोग आपके फियर ऑफ फिजिक्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर आपका फिजिक्स का डर खत्म हो गया तो फिर आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो, भले आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए आपको इस सीरीज़ को यूज़ करना है आप लोग यूज़ कर सकते हो। इट इज़ कंटेंट रिच। इसके बाहर से किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट पहले आपका फिजिक्स का डर खत्म होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें होंगी इस सीरीज़ के दौरान, एक तो आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा और दूसरा कि फिज़िक्स को कम टाइम के अंदर किस तरीके से इफ़ेक्टिवली ख़त्म किया जाए ये आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल, आखिर में हीट इंजन होता क्या है? व्हाट इज़ अ हीट इंजन? इंजन के बारे में नॉर्मली आपको पता होगा, गाड़ियों के अंदर लगा हुआ रहता है और आपको आइडिया होगा कि सर उसके अंदर जो फ्यूल वगैरह बर्न होता है उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको इंजन मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ सिंपल डिवाइस टू कन्वर्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और स्पेसिफिकली अगर अपन हीट इंजन की बात करें तो यहाँ पर अपन हीट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अ हीट इंजन इज अ डिवाइस बाय विच a system is made to undergo a cyclic process that results in conversion of heat into work। अब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस से क्यों गुजारा जाता है? ताकि हम ये जो काम है ये बार बार कर सकें, इसलिए हम साइक्लिक प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वाले होते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जिस हीट इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं वो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है। यहाँ पर एक हॉट रिजर्वॉयर है आपके पास में जिसका टेम्परेचर हाई है, यहाँ से आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हो, हीट एब्जॉर्ब करते हो। कौन हीट एब्जॉर्ब करता है? वर्किंग सब्सटेंस। अलग अलग इंजन्स के लिए वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर अपन स्टीम इंजन की बात करें तो वर्किंग सब्सटेंस होता है वेपर, और जैसे अगर अपन जो पेट्रोल डीजल बेस्ड इंजन होता है उसके अंदर फ्यूल वेपर जो होती है वो हमारे वर्किंग सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमारी जो आइडियल गैस है जिसको आपने कंटेनर के अंदर भर रखा है विथ अ मूवेबल पिस्टन, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एज अ वर्किंग सब्सटेंस वर्क कर सकता है। तो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा हॉट रिजर्वॉयर से हायर टेम्परेचर के ऊपर Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। इसमें से कुछ हीट किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। और जो रिमेनिंग हीट है उसको आप कोल्ड रिजर्वॉयर या सिंक जिसका टेम्परेचर लोअर है, T2 टेम्परेचर इज लोअर देन T1, उसको आप क्या कर देते हो? सप्लाई कर देते हो। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर आपने पूरी की पूरी हीट को वर्क के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट किया? तो इसका जवाब आपको मिलने वाला है और इसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर नेचर का लेना देना है, तो आपको अभी पता पड़ने वाला है। खैर, ये जो हीट इंजन हमने डिज़ाइन किया है इसकी एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे? तो एफिशिएंसी का मतलब होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव डन एट द एक्सपेंस ऑफ हाउ मच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब कितनी हीट को एब्जॉर्ब करने में हमने उसका कितना हिस्सा वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब इट विल बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। अगर रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हो, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ W डिवाइडेड बाय Q1। नाउ W इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ Q1 एंड Q2, so it is also written as 1 minus Q2 divided by Q1. so this is the efficiency of heat engine। अब यहाँ पे नोटिस करो कि हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 कब होगी, 100% कब होगी? जब Q2 0 हो या Q1 बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो Q2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपका वापस से वही सवाल आ रहा है कि सर हमने आखिर में पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी है उसको वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं करा? क्यों हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को सप्लाई करी है? क्यों नहीं हम उसको 0 रख सकते ताकि हमारे इंजन की एफिशिएंसी 1 हो जाए, 100% हो जाए? अगेन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें नेचर का लेना देना है और उसके बारे में आपको थोड़ी सी देर बाद में पता चल जाएगा। आप पूरा देखते रहो वीडियो, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये बिल्कुल हीट इंजन जो है उसकी रिवर्स प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है।
हीट इंजन में हम लोग क्या कर रहे थे, हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे थे और रिमेनिंग हीट को सिंक को सप्लाई कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को लेके लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी तक पहुँचाया जा रहा था और इस दौरान कुछ वर्क किया जा रहा था। अब हम इस फ्लो को उल्टा करने वाले हैं। हम लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और अब की बार वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर कुछ मैकेनिकल वर्क किया जाएगा एंड फिर जो अमाउंट ऑफ हीट होगी उसको हम लोग हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को सप्लाई कर देंगे। तो हमने बिल्कुल फ्लो को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पर कोल्ड रिजर्वोयर से हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर एंड देन जो रिजल्टेंट हीट है उसको हायर टेम्परेचर वाली बॉडी यानी कि हॉट रिजर्वोयर को सप्लाई किया जा रहा है। सो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट अ रिवर्स डिवाइस ऑफ हीट इंजन in which working substance heat Q2 मतलब absorb में लिखना भूल गया यहाँ पर, working substance absorbs heat Q2 from cold reservoir at lower temperature T2, mechanical work W is performed and heat Q1 is rejected to hot reservoir at higher temperature T1। देखो नॉर्मली हीट का जो फ्लो होता है ना वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। यहाँ पर आप फ्लो को उल्टा कर रहे हो, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को बहाकर कहाँ पर ले जा रहे हो, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी तक लेके जा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि नॉर्मली इस पेन को अगर छोड़ा जाएगा तो ये ज़मीन की तरफ बढ़ेगा, है ना, गिरने लगेगा। और मैं इसका उल्टा काम करवाना चाहता हूँ, मैं इसको उठा के किसी हाइट पर ले जाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क करें हम लोग इस फ्लो को उल्टा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर है या जो हीट पंप है इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफाइन करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको एल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी है, टू द वर्क डन, और आपने कितना वर्क किया है, यानी कि रेशियो ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय W। W इज़ नथिंग बट Q1 माइनस Q2, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अब आपको अगर सपोज करो एल्फा दे रखा है तो आप ईटा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप सेम रेफ्रिजरेटर को किसकी तरह यूज़ कर रहे हो, इंजन की तरह यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको ईटा दे रखा है तो आप एल्फा निकाल सकते हो अगर आप इंजन को रेफ्रिजरेटर के तौर पर यूज़ करते हो। उसके लिए मैंने कन्वर्जन फार्मूलाज बनाए हैं और आपके सामने लिख रखे हैं, आप खुद भी आसानी से डिराइव कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर Q1 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका Q2 डिवाइडेड बाय Q1 एंड 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ईटा के इक्वल है। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस ईटा के इक्वल हो जाएगी। तो आपका एल्फा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। सिमिलरली ईटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल्फा। तो डिपेंड करता है अगर आपको एल्फा दे के ईटा पूछा गया है या ईटा दे के एल्फा पूछा गया है तो आप इन दोनों रिलेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो यार ये तो बात हो गई हीट इंजन की एंड हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की। हमने देख लिया कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं और इनका काम क्या है। अब हम लोग जब इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं या इनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा आपके दिमाग में घूम रहा है कि सर एफिशिएंसी 1 क्यों नहीं हो सकती, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता, क्यों हमें रेफ्रिजरेटर के केस में कुछ ना कुछ वर्क हमेशा करना पड़ेगा और क्यों हमें इंजन के केस में कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक को देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ चीज़ है जो कि नेचर के द्वारा गवर्न करी जा रही है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि हम लोग किसी एक और लॉ को ढूंढने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट वाई डू वी नीड अनदर लॉ, हमें ये दूसरा लॉ जो है उसको ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग एक बार डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सो अगर इस सवाल का आप जवाब जानना चाहते हो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं उनको आप आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो हैव यू सीन अ टेबल विच स्पॉन्टेनियसली कूल्स डाउन गिविंग दिस एनर्जी टू द बुक kept over it and which then use this energy and jumps up to same height h। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। आपके सामने एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल के ऊपर बुक आपने रखी हुई है। क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि टेबल अचानक से ठंडी हो गई हो, और जब टेबल अचानक से ठंडी हो गई इसका मतलब उसने हीट को एक्सट्रैक्ट की, उसने हीट को रिजेक्ट किया है,
उस हीट को बुक ने एब्जॉर्ब कर लिया हो, और क्योंकि बुक के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो बुक ने उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया हो और वो एकदम से जंप करके किसी हाइट तक चली गई हो। ऐसा आपने कभी भी प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से तो ये परफेक्टली पॉसिबल है। भाई आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को ब्रेक थोड़ी ना कर रहे हो। टेबल ठंडी हो गई, उसने एनर्जी को क्या किया, रिजेक्ट किया, उसी एनर्जी को बुक ने एब्जॉर्ब किया, बुक ने उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और वो उछल के हाइट एच पर चली गई। ये तो परफेक्टली अलाउड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग। बट फिर भी हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो हमें पता पड़ गया कि यार हमें किसी एक और लॉ की ज़रूरत है जो कि इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता। सो देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर विच डिसअलाउज मैनी फिनोमिना कंसिस्टेंट विथ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की नज़र से देखोगे तो आपको एकदम ओके नज़र आएगी, बट आप नेचर के अंदर उनको कभी घटित होते हुए नहीं देखोगे। इसका मतलब नेचर का ही कोई एक और लॉ है जो कि इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता, और इसी को अपन कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और ये लॉ है ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स के उन कुछ चुनिंदा लॉज में से एक है जो आपको ये नहीं कहता कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। ये नेगेटिव लॉ है एक तरीके से, ये आपको बताता है कि क्या क्या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू नेचर, है ना। तो इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से 2 स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वन इज कॉल्ड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, है ना। इसके अकॉर्डिंग नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। बेसिकली आप हीट इंजन की बात कर रहे हो, तो कोई भी हीट इंजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसमें आप हॉट रिजर्वॉयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और उस एनर्जी को पूरा का पूरा 100% आप किस में कन्वर्ट कर दो, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दो। ऐसा कोई भी हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी इफ़िशियंसी 1 होती हो। और अगर आप क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हो तो इसके अकॉर्डिंग नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल पर्पज इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। यानी कि नेचुरली आपको कभी भी ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देगा विदाउट परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क। आप बोलोगे सर फ्रीज के अंदर ऐसा होता है, बट वहाँ पर हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। विदाउट मैकेनिकल वर्क W को 0 रखते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी रेफ्रिजरेटर, कोई भी हीट पंप ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो हीट इंजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। दोनों बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। तो यहाँ पर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखाई देगा। आप देखोगे कि नेचर के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी कुछ हो रहा है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट चेंज हो चुका होता है आइदर ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर उसकी सराउंडिंग के अंदर, जिसको आप वापस से अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर नहीं ला सकते, है ना। एग्जाम्पल ले लो, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। मान लो आपने एक कंटेनर के अंदर गैस को भर रखा है, जैसे आप उस कंटेनर का ढक्कन खोलोगे तो आप देखोगे गैस जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर वो फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर किसी प्रेशर के ऊपर एक्सपेंड कर रहा हूँ, अगर वैक्यूम है तो वो और भी आसानी से एक्सपेंड हो जाएगी। अब आपको अपने आप ये जो गैस एक्सपेंड हुई है वो कंप्रेस होके उस कंटेनर के अंदर सिमटती हुई नज़र नहीं आएगी, है ना। यानी कि ये प्रोसेस कभी भी आपको रिवर्सिबल नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी कोई सी भी प्रोसेस आप उठा लो नेचर के अंदर, जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आप परमानेंट चेंजेस कर रहे हो यूनिवर्स के अंदर। आप ऐसा भी बोलते हो इसको अकॉर्डिंग टू अनदर लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो यूनिवर्स की नेट एंट्रोपी है, जो नेट डिसऑर्डर है यूनिवर्स का, वो हमेशा इंक्रीज होता चला जा रहा है। बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे ना, अभी अपन केवल और केवल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर जब हमने इसका कारण खोजने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें 2 मेन कारण यहाँ पर दिखाई दिए। पहला तो सिस्टम गोज थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। तो जो भी कुछ हो रहा है ना उसके अंदर सिस्टम जो है वो अक्सर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स से होके गुजरते हैं।
यानी कि जैसे सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम है और उसको आपने एक ऐसी सराउंडिंग के अंदर रख दिया जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। बट इस दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर होंगे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आइडियल प्रोसेसेस होती है, वो नेचर के अंदर आपको नहीं दिखाई देती। दूसरा कारण क्या है, दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड अदर डिसिपेटिव फैक्टर्स। तो नॉर्मली फ्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट होता है, नॉर्मली विस्कोसिटी हमेशा प्रेजेंट होती है, अदर डिसिपेटिव फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी जो है वो परमानेंटली सिस्टम से बाहर चली जाती है। इसलिए भी आपकी मैक्सिमम प्रोसेसेस जो होती हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रोसेसेस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। सो अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल ओनली इफ इट इज़ क्वासी स्टैटिक। केवल और केवल जो नियरली स्टैटिक प्रोसेसेस है जिसमें आप टेम्परेचर को बहुत ही छोटे स्टेप्स के अंदर इंक्रीज कर रहे हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग हमेशा एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, तब तो जाके उस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, है ना। और दूसरी शर्त और है कि भाई साहब प्रोसेस के दौरान कोई डिसिपेटिव इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मतलब आप एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अपन एक ऐसी ही आइडियल जो कंडीशन है, आइडियल जो डिज़ाइन है, उसके बेसिस पर एक हीट इंजन डिज़ाइन करते हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती, हमने मान लिया, बट हम स्टिल ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। भाई ठीक है 100% नहीं हो सकती, बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला हीट इंजन बनाना है तो फिर हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हो और उसके अंदर डिसिपेटिव फैक्टर्स ना हो। तो अपन ऐसा इंजन डिज़ाइन करते हैं, राइट। सो लेट्स डिज़ाइन अ हीट इंजन बेस्ड ऑन रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस एंड हैविंग नो डिसिपेटिव इफेक्ट्स। और इसी को अपन बोलते हैं कार्नोट इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही कार्नोट इंजन का नाम सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में लगता है कि पता नहीं बहुत अजीब सी टेक्निकल सी टर्म है, तो पहले तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ऑलरेडी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इट इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन। इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हम फॉलो करने वाले हैं वो सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर्स इज कॉल्ड अ कार्नोट इंजन। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, 2 टेम्परेचर्स के बीच में आपका इंजन ऑपरेट कर रहे हैं, सारी की सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, देन दिस इंजन विल बी कॉल्ड कार्नोट इंजन। सो इन अ कार्नोट इंजन वर्किंग सब्सटेंस, जो कि नॉर्मली एक आइडियल गैस लेते हैं अपन, गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप वर्किंग सब्सटेंस को हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में लेके आते हो, हीट एब्जॉर्ब करता है वर्किंग सब्सटेंस और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये काम होता है ताकि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि आपकी जो स्टेट है वो P1 V1 T1 से कहाँ पर पहुँच जाती है, P2 V2 T1 पर पहुँच जाती है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर जो दूसरी प्रोसेस होती है उसमें हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाते हैं वर्किंग सब्सटेंस का, क्योंकि हमें वर्किंग सब्सटेंस को किस टेम्परेचर पर लेकर आना है, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पर लेकर आना है। और ये तो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड होने दें, क्योंकि हमें पता है जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो गैस का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो यहाँ पे पहले आप हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर पर थी, अब आप कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पर जाना चाहते हो और आप चाहते हो किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो सिस्टम के अंदर, यानी कि किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज ना हो। तो आपके लिए जो सबसे परफेक्ट प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस दौरान आपका सिस्टम P2 V2 T1 इस स्टेट में से कहाँ चला जाता है, P3 V3 T2 पर चला जाता है। नोटिस करो टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम तो खैर चेंज हो ही रहे हैं। फिर हमारी थर्ड प्रोसेस होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि हमें साइक्लिक प्रोसेस बनानी है, वापस से सिस्टम को इनिशियल स्टेट में लेके आना है। तो अब हम वापस से कंप्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन कंप्रेशन करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो इसके अंदर हीट रिजेक्शन होता है, और ये आप कैसे करते हो, आप वर्किंग सब्सटेंस को कोल्ड रिजर्वायर के कांटेक्ट में ले जाते हो, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो वैसे ही सेम हो चुका है सेकंड प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर आप सिंक को हीट रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप P3 V3 T2 इस स्टेट से चले जाते हो P4 V4 T2 स्टेट के अंदर। एंड देन लास्ट
एडियाबैटिक कंप्रेशन, आपको इनिशियल स्टेट पे आना है तो आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हो वर्किंग सब्सटेंस को ताकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और आपका सिस्टम P4 T4 V4 T2 इस स्टेट से P1 V1 T1 वापस से इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाए एंड देन यू रिपीट दिस साइकिल। तो इस साइकिल के अंदर क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, और जो आपका थर्ड स्टेप है उसके अंदर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो आप देखोगे कि जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब करी है उसमें से जो हीट आपने रिजेक्ट करी है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका नेट अमाउंट ऑफ वर्क के अंदर कन्वर्जन हो चुका होगा ड्यूरिंग वन साइकिल। कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन, सारी की सारी आइडियल प्रोसेसेस हमने यूज़ करी है, कोई डिसिपेटिव फैक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, तो इसकी इफ़िशियंसी जो भी होगी वो पक्का मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगी, राइट। अब हम ये देखते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी होगी कितनी, निकाल ही लेते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला तो है इफ़िशियंसी का। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 पर चलते हैं जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, सिस्टम आपका P1 V1 T1 से कहाँ पर चला गया था, P2 V2 T1 पर चला गया था। तो इसके अंदर जो हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है Q1 वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। और हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है NR, जो भी टेम्परेचर है आपका दैट इज T1 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि V2 डिवाइडेड बाय V1। इसी तरीके से जो स्टेप 3 है यानी कि जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है वहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, उसमें सिस्टम P3 V3 T2 इस स्टेट से P4 V4 T2 इस स्टेट के अंदर जा रहा है। तो जो हीट रिलीज हो रही है, जो हीट रिजेक्शन हो रहा है Q2 वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। देखो इसके अंदर क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है तो आपका वर्क डन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, और आपने अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगा दिया तो आपको अमाउंट पता पड़ गया कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ NRT2 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम V4 है, इनिशियल वॉल्यूम V3 है। नेगेटिव साइन को आप लॉग के अंदर लेके जाओगे तो रेशियो को उल्टा कर सकते हो, तो Q2 हो जाएगा आपका NRT2 लॉग ऑफ V3 डिवाइडेड बाय V4। आप नोटिस करो कि स्टेप 2 और स्टेप 4 को हम लोगों ने इस कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस है और इनके अंदर किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। सो दीज 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व एडियाबैटिक प्रोसेसेस, सो देयर इज़ नो एब्सॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, इसलिए हमने इनको कंसिडर नहीं किया। अगर आप ग्राफ के अंदर शो करोगे तो आपको ग्राफ ऐसा कुछ नज़र आएगा। ये आपकी इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, आपका आइसोथर्मली बढ़ रहा है, और सिस्टम आ जाता है P2 V2 T1 के अंदर। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, ये हमारी हीट एब्सॉर्प्शन या वर्क डन हमें मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट अब की बार ग्राफ स्टीप हो गया। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा Q 0 रहा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि T1 V2 की पावर गामा -1, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसकी पावर गामा -1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है T2 और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसकी पावर गामा -1 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन Q2 -W के इक्वल होगा, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और यहाँ से वापस से वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, बट अब की बार एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो इसके अंदर अगेन डेल्टा Q 0 हो जाएगा। और आप चाहो तो ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसकी पावर गामा -1, यहाँ पर जो टेम्परेचर और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसकी पावर गामा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे काम में आएंगे रिलेशनशिप, राइट। देखो कैसे, तो अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं कार्नोट इंजन की, तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब हमें Q2 की वैल्यू पता पड़ चुकी है, Q1 की वैल्यू पता पड़ चुकी है, रख देते हैं। तो एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 1 - Q2 हो जाएगा आपका NRT2 लॉग ऑफ V3 डिवाइडेड बाय V4, और ये हो जाएगा NRT1 लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी सेकेंड प्रोसेस है और जो आपकी फोर्थ प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो। और जब आप ये रिलेशन यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि V2 डिवाइडेड बाय V1 और V3 डिवाइडेड बाय V4 आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। NR से NR वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ईटा जो है वो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आप नोटिस करो कार्नोट इंजन के लिए जो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है
वो T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल होता है। ये हमने फाइनली प्रूव कर दिया और उसी को हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूला के रूप में भी लिख दिया। तो अब हम कार्नोट थ्योरम तक फाइनली पहुंच चुके हैं। हम लोग देख सकते हैं कि वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स TH एंड TC, TH का मतलब हायर, TC का मतलब लोअर, ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर्स, नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन। तो इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। अपन इसका उल्टा अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो कोई इरिवर्सिबल इंजन है और उसकी एफिशिएंसी जो हमारा रिवर्सिबल इंजन है कार्नोट इंजन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर ऐसा अजम्पशन आप लोगे तो आप अल्टीमेटली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक कर रहे होंगे। इसलिए मतलब वो प्रूव करना अभी मैं आपको इंक्लूड नहीं करूंगा इस लेक्चर के अंदर, बट आप इसको एज अ फैक्ट ध्यान रख सकते हो कि ओनली रिवर्सिबल इंजन विच इज़ पॉसिबल इज कार्नोट इंजन, एंड इसकी जो एफिशिएंसी होती है अमॉन्ग ऑल द इंजन्स मैक्सिमम होती है, राइट। एंड दूसरी चीज़ आपने नोटिस करी, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। गामा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। गामा के ऊपर डिपेंड करती तो हम कहते हैं कि यार वर्किंग सब्सटेंस के टाइप के ऊपर भी डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी, कि आपने वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे मोनो एटॉमिक गैस को लिया है या डाई एटॉमिक गैस को लिया है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। केवल और केवल कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। कुछ और फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। पहला तो कार्नोट इंजन इज द ओनली रिवर्सिबल इंजन पॉसिबल दैट वर्क्स बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। कार्नोट इंजन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Q एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय Q एक्सट्रैक्टेड ये पक्का TH डिवाइडेड बाय TC के इक्वल होगा। मतलब कितनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करी है और कितनी एनर्जी आपने रिजेक्ट करी है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो पक्का हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होगा। और जो रिजर्वॉयर्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेसेस के अंदर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो दिस इज़ माय फ्रेंड्स ऑल अबाउट इंजन्स, जो कि हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल फोकट के अंदर इस टॉपिक को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के अंदर काउंट कर रखा है और आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि दिस टॉपिक इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। शायद इससे आसान टॉपिक पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सर, थ्योरी तो हमें वैसे भी आसान लगती है, आप तो न्यूमेरिकल्स करके बताओ इतनी ही आसानी से, तब जाके हम लोग बिलीव करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार्नोट इंजन whose efficiency is 40% takes in heat from a source maintained at a temperature of 500 Kelvin। तो आपको एफिशिएंसी दे रखी है 40%, 40% का मतलब हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, और आपको हॉट रिजर्वायर जो सोर्स है उसका टेम्परेचर दे रखा है दैट इज़ 500 केल्विन। तो आप चाहो तो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। आपको पता है जो ईटा है मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो TC डिवाइडेड बाय TH जो है वो आ जाएगा 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका जो TC है वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय TH। TH इज़ नथिंग बट 500 केल्विन, 00 से 00 गया तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। तो जो पहली सिचुएशन हमें दे रखी है उसके अंदर पक्का जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। नाउ इट इज़ डिज़ायर्ड टू हैव एन इंजन ऑफ एफिशिएंसी 60%, देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर मस्ट बी। अब हमें कहा गया है कि भाई साहब सिंक का टेम्परेचर आप सेम रखो। अब की बार आपको एफिशिएंसी कितनी बनानी है, 60% बनानी है। तो अब की बार एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 60%, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर हमने अभी अभी निकाला है 300 केल्विन, और अब की बार हमें हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय TH इज इक्वल्स टू 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाय 100। तो TH जो होगा वो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 चला गया तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, 50, 750 केल्विन। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 500 केल्विन। अब की बार हमें सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, तो ये दे रखी है हमें 50% एफिशिएंसी, और अब की बार हमें TC दे रखा है 500 केल्विन। तो अब की बार हम TH निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस TC, TC इज गिवन एज 500 डिवाइडेड बाय TH। तो 500 डिवाइडेड बाय TH जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 100। तो TH हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। 50 से 2 टाइम्स चला गया तो ये आ जाएगा आपका 1000 केल्विन। अब हमें कहा गया है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि जो TH हमने निकाला है वो आपको कांस्टेंट रखना है, उसको आपको बदलना नहीं है। और आपको एफिशिएंसी कितनी बनानी है, 60%। तो सेकंड केस में एफिशिएंसी हो जाएगी 60%। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको TC अब की बार फाइंड आउट करना है और TH को कितना रखना है, आपको 1000 केल्विन रखना है। तो हो गया क्वेश्चन। TC डिवाइडेड बाय 1000 इज नथिंग बट 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 चला गया तो TC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द W डिवाइडेड बाय Q ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 डिवाइडेड बाय 6। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस। अब ये W डिवाइडेड बाय Q है, घबरा मत जाना, ये आपको एफिशिएंसी दे रखी है कितनी, 1 डिवाइडेड बाय 6। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, देन दिस रेशियो बिकम्स ट्वाइस, therefore the initial temperature of the sink and source are respectively। तो शुरुआत में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो ये एफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए थी, 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH। अब क्या हुआ, आपने क्या करा, देन द नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, देन द रेशियो बिकम्स ट्वाइस। तो रेशियो हो गया आपका ट्वाइस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। क्या करा आपने, जो सिंक का टेम्परेचर है पहले TC था, अब वो हो गया TC माइनस 62 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे नोटिस करना कि आप यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो आपका चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर कह लो या फिर केल्विन के अंदर कह लो, सेम होता है, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट्स को, राइट। डिवाइडेड बाय TH। अब ये दोनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, तो ये तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो TC डिवाइडेड बाय TH की वैल्यू कितनी आएगी आपको, 1 माइनस 1/6, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 6 मिलेगी। तो आप चाहो तो TC की जगह क्या रख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC की जगह आप रख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स TH माइनस 62 डिवाइडेड बाय TH। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/3, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स TH माइनस 62 डिवाइडेड बाय TH। तो ये रेशियो हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स TH माइनस 62, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स TH के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स TH जो है वो 62 के इक्वल हो जाना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स TH इज़ नथिंग बट 62। तो TH की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स 62, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 करोगे 12, पावर चली जाएगी 137। अब आंसर आपको किस में चाहिए, आंसर आपको चाहिए डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आप क्या करो, माइनस 273 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे यहाँ पर, और बचेगा 6, तो 99 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अब देखो एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसा हो रहा है जिसमें 99 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। अब आपने जो TH की वैल्यू निकाली है ना, उसको यूज़ करके आप आसानी से TC की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रेफ्रिजरेटर transfers 180 joule of energy in 1 second from temperature this to this। तो हमें TC दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। क्या करते हैं अपन, 273 ऐड कर देते हैं, तो 270 केल्विन दे रखा है,
और टी एच की अगर अपन बात करें तो 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड अज्यूमिंग नो एनर्जी लॉसेज इन द प्रोसेस। तो रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर 180 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो जो Q2 है वो हमें दे रखा है कितना, 180 जूल, है ना। अब हमें पता है कि Q2 डिवाइडेड बाय Q1 जो है वो किसके इक्वल होता है, TH। Q2 का मतलब हो जाएगा TC डिवाइडेड बाय TH, है ना। तो यहाँ से Q1 की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी Q2 मल्टीप्लाइड बाय TH डिवाइडेड बाय TC। तो Q2 कितना दे रखा है आपको, 180 जूल्स। TH दे रखा है आपको कितना, 300 केल्विन। और TC आपको दे रखा है 270 केल्विन। 0 से 0 चला गया, 9 से ये 3 टाइम्स चला गया, ये 20 टाइम्स चला गया, 3 से ये 10 टाइम्स चला गया, तो आ जाएगा आपका 200 जूल्स। तो इतना पर सेकेंड एनर्जी आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब, ठीक है। तो कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड अज्यूमिंग नो एनर्जी लॉसेज इन द प्रोसेस। तो आपको जो मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है वो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, यानी कि 200 माइनस 180 यानी कि 20 जूल्स। तो इतना वर्क आपको पर सेकेंड करना पड़ रहा है, दैट इज़ योर पावर कंजम्पशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी, ठीक है, इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। तो हमें ईटा दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 10। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एल्फा निकाल लेंगे, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 9, ठीक है। इफ़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल्स, तो W हमें दे रखा है 10 जूल्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर, Q2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप नोटिस करो जो एल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है Q2 डिवाइडेड बाय W के इक्वल। तो Q2 हो जाएगा आपका एल्फा मल्टीप्लाइड बाय W। एल्फा यू हैव 9 एंड W इज गिवन 10, तो आ जाएगा 90 जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फटाफट से, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स एवर डेवलप्ड ऑपरेटेड बिटवीन 2100 केल्विन एंड 700 केल्विन। मतलब आपको TH दे दिया गया है 2100 केल्विन और TC दे दिया गया है 700 केल्विन। इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी इज 40%, है ना। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज। तो देखो जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है वो तो हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH के बराबर होती है, यानी कि 1 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 2100, यानी कि 1 माइनस 1/3, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 होगी हमारी एफिशिएंसी, है ना। अब हमें कह रहा है कि इसकी असल में एफिशिएंसी कितनी है, 40% है। सो इन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी, तो एक्चुअल एफिशिएंसी जो है वो कितनी दे रखी है हमें, 40%, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल एफिशिएंसी जो है वो कितना परसेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्चुअल एफिशिएंसी दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 60% आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करी गई है, बट आपको नहीं घूमना, ध्यान रखना, आपको जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते चले जाना है। फैक्ट ध्यान रखना कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की होती है, असल में जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, है ना। तो असल में यहाँ पर एफिशिएंसी हमें ओनली 40% दे रखी है। वैसे अगर कार्नोट इंजन होता तो असल में जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती, 2/3 होती। तो फिर हमें इसका परसेंटेज निकालना है, वो हमें कहा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज़ 5, तो एल्फा हमें दिया हुआ है 5। द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर यानी कि TC हमें दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना तो +273 कर लेना, तो यह आ जाएगा 253 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग TH,
है ना, जिसको हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 की जगह रिप्लेस कर सकते हो TC, Q1 की जगह रिप्लेस कर सकते हो TH, तो TH माइनस TC। बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये आपको दे रखा है 5, आपको TC दे रखा है 253 डिवाइडेड बाय TH आपको फाइंड आउट करना है माइनस 253 इज इक्वस टू 5। तो ये हो जाएगा 253 इज इक्वस टू 5 टाइम्स TH माइनस 5 टाइम्स 253। तो 5 टाइम्स TH जो होगा वो हो जाएगा 6 टाइम्स 253। तो TH की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स 253 डिवाइडेड बाय 5। कर लो इसको सॉल्व, और आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, फिर माइनस 273 कर दोगे। तो एक बार पहले सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 3 करोगे 18, पावर चली जाएगी 1, 30, 31 पावर चली जाएगी 3, 12 और 3 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा आपका 3.6। तो इसमें से आप 273 माइनस कर दो, 273 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका बच जाएगा 30। तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आना चाहिए, वो आप आसानी से टिक कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको TC दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लेना केल्विन के अंदर, प्लस 273 कर लेना, तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। और TH दे रखा है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 303 केल्विन, है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस कांस्टेंट। मतलब Q2 हमें दे रखा है 600 कैलोरीज, एंड 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है 4.2 जूल, मतलब 600 इंटू 4.2 जूल्स के इक्वल हो गया, जूल्स में हमने कन्वर्ट कर ली। द पावर रिक्वायर्ड इज, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। सबसे पहले तो अपन Q1 निकालेंगे, तो हमें पता है Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज नथिंग बट TH डिवाइडेड बाय TC। TH कितना दे रखा है 303 और TC दे रखा है 277। तो Q1 हो जाएगा आपका 303 डिवाइडेड बाय 277 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 4.2। ये Q1 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, W निकालेंगे। तो W निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Q1 में से Q2 को माइनस कर देंगे। और जब Q1 में से Q2 को माइनस करोगे तो देखो 600 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, ये तो एज इट इज़ कॉमन आके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 303 डिवाइडेड बाय 277 माइनस 1। तुम लोग एक बार इसको कैलकुलेट करना और आंसर फाइंड आउट करना, आंसर आपका कितना आएगा। सो इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट्स के अंदर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, बहुत कम बच्चे देखते हैं यहाँ तक वीडियो, ठीक है ना, अगर देखा है तो एक बार इसकी कैलकुलेशन करके मुझे फाइनल आंसर बताने की कोशिश करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।